प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र उधार। आज के क्लास का डिस्कशन, आज क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, कौन से कारण थे, क्या पृष्ठभूमि थी कि इसका विकास हुआ और आज इसकी स्थिति क्या है। और जो हमारे जनरल स्टडीज के विभिन्न प्रश्न पत्र हैं उनमें इस सवाल को, इस टॉपिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो पहले भूमिका ये है कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि आरबीआई जो है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सारे टूल का इस्तेमाल करती है। और ये जो टूल्स हैं वो क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स कहलाते हैं। और इन क्वांटिटेटिव टूल्स के जरिए वो क्या करती है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई और लोन को कंट्रोल करती है। क्या करती है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आए रिवीजन करते समय। ये जो टूल्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, बैंक रेट, रेपो रेट और ये सारी चीजें, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। और इनके जरिए आरबीआई क्या करती है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई को और लोन अमाउंट को, इन दोनों को कंट्रोल करती है। तो इससे क्या होगा और इसके बाद की स्थिति को कैसे टैकल करेगी आरबीआई। तो क्वांटिटेटिव जो टूल है वो मात्रात्मक उपकरण की बात करता है। मतलब किस किस मात्रा की बात करेगा, अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट बनेगा, जो ऋण बनेगा, जो लोन की राशि जनरेट होगी, उसकी बात करेगी ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स। और जब आपके पास इतना सारा क्रेडिट, इतना सारा लोन आ जाएगा तो किसको कितना देना है, इसका भी तो निर्धारण होना चाहिए ना। और इसका निर्धारण होगा जिस उपकरण के जरिए, जिस टूल के जरिए, उसका नाम है क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब आपने समझ लिया पिछले लेक्चर्स में, और आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे। और इसी टूल्स की, इन्हीं उपकरणों की बात करने के क्रम में हमारी बातचीत होगी प्राथमिकता क्षेत्र उधार यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। तो जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो सारी चीजें। जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कैसे हो। जो लोन का इतनी सारी जो कहानी जनरेट हो गई है, किसको कितना लोन मिले, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। तो हम जो भी काम करेंगे डिफाइंड तरीके से करेंगे, किसको कितना लोन मिलेगा उसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये जो क्रेडिट कंट्रोल है आरबीआई, क्वांटिटेटिव मेजर्स में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें आ गई। जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उनमें एक आता है क्रेडिट राशनिंग। इसी को हम प्राइमरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारी चीजें हैं जिसमें हमारा फोकस नहीं रहेगा। हमारा फोकस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर ही है। और इसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को क्रेडिट राशनिंग भी कहते हैं। जैसे राशन सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, उसी तरह क्रेडिट भी राशन की तरह सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को हम क्रेडिट राशनिंग भी कहते हैं। तो ये जो बात है, हो रही है, क्वालिटेटिव टूल्स की बात हो रही है, उसमें मुख्य बात हम करेंगे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मतलब हम जो क्रेडिट कंट्रोल करेंगे, जो हम ऋण देंगे विभिन्न क्षेत्रों में, वो सेलेक्टिव होगा। किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा। किसी की जरूरत ज्यादा है तो हम ज्यादा देंगे, जिसकी जरूरत कम है वहां हम कम देंगे। और ये बातें होंगी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं, सरकार ने इसकी बात क्यों की। तो आइए इसके पीछे की जो कहानी है पहले उसको जानते हैं। कहानी ये है कि 1950 में हमारा गणतंत्र घोषित हुआ और उसके बाद से देश में विकास की एक लहर पैदा करने की जरूरत थी। उसके तहत जब आरबीआई लोन देने लगी तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है
बड़े उद्योगपतियों को जाता था। शुरू में 34% तक जाता था, और उसके बाद ये अमाउंट और भी ज्यादा हो गया, 66% हो गया। मतलब जो बहुत अमीर है उसको बहुत ज्यादा लोन मिल रहा है, और जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, वहां तक लोन तो पहुंच ही नहीं रहा है। स्थिति यहां तक आ गई कि जो बड़े उद्योगपति थे उनका लोन के बड़े हिस्से पर एक तरह से दबदबा होने लगा। ये जरा ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में हम बता सकते हैं इसको देखकर कि जो लोन की मात्रा है 1951 में, जो ये नीले रंग है ये इंडस्ट्रियलिस्ट को बताती है, और ये जो ब्राउन कलर है ये अदर्स को बताती है। 1951 तक जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन बड़े उद्योगपति थे, उनको 34% तक लोन मिलता था, और जो बाकी लोग थे उनका हिस्सा था 66%। लेकिन 1961 तक ये प्रतिशत काफी बढ़ गया, 51% हो गया बड़े उद्योगपतियों को, और 1970 के दशक के आसपास ये हो गया लगभग 68%। तो ये तो सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात थी। चिंता की बात ये है कि हमें तो देश का समावेशी विकास करना है, और लोन जा रहा है बड़े उद्योगपतियों को बड़ी मात्रा में। जो छोटे गरीब किसान है, जो सीमांत किसान है, उनको बहुत कम मिल रहा है, और जो कमजोर वर्ग है उनको नहीं मिल रहा है। जहां जरूरत की चीजें हैं वहां नहीं लोन पहुंच रहा है। तो 1950 के बाद क्या किया गया, दो चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969 में और 1980 में। और इस जो उद्देश्य था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि समाज का जो गरीब तबका है उसको ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया जा सके। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कुल मिला के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया 1980 के दशक के आते आते। लेकिन क्या राष्ट्रीयकरण से ही हमारी ये समस्या सुलझ गई? मतलब बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाला लोन क्या कम हो गया, और जो गरीब लोग हैं उन तक लोन पहुंचने लगा? क्या ऐसा हुआ? अब देखिए, ये पृष्ठभूमि या ये कहानी जाननी क्यों जरूरी है आपको। जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यूपीएससी क्या स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन दे रही है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, उसको आज के स्मार्ट सिटी से कंपेयर करने की बात एक क्वेश्चन मैंने देखा था। और प्रथम प्रश्न पत्र में कभी इकोनॉमिक्स की बात यूपीएससी ने ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र में बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। यानी कि जो मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चन है वो इंटरडिसिप्लिनरी हो रहे हैं। मतलब इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों को मिला के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था या आजादी के बाद की भारत की अर्थव्यवस्था, तो उसमें आपको आज के क्लास में जो आप समझेंगे उसको एक पैरा में जरूर लिखेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि जो गरीब तबका तक ये जो लोन पहुंच रहा है आज बड़ी मात्रा में, किसानों को, मजदूरों को, एजुकेशन क्षेत्र में इतना लोन जा रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में, ऊर्जा क्षेत्र में, ये सब अचानक नहीं आ गया। इसके ये विकास के क्रम के तहत हुआ। तो एक पैरा में लिखेंगे तो आपकी राइटिंग पावरफुल होगी। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा इस चीज को। तो साल 1991 के पहले आरबीआई की जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल थी, मतलब जो लोगों तक क्रेडिट या लोन या ऋण जो लोगों तक पहुंचेगा उसकी प्रकृति क्या थी, उसकी हम बात करते हैं। पहले 1991 के पहले और फिर 1991 के बाद, दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। क्यों दो पार्ट में डिस्कस करेंगे? क्योंकि 1991 में उदारीकरण की स्थिति आ गई थी। उदारीकरण पे मैंने लेक्चर में काफी डिस्कस किया है आपको कि क्या स्थितियां थी, क्या चैलेंजेस थे, और उसके बाद कैसे देश की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आया। तो इस दो पार्ट में हमारा जो पहला पार्ट है 1991 के पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई की सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की प्रकृति क्या थी। मतलब जो भी ऋण लोगों तक पहुंचेगा, आम आदमी तक पहुंचेगा, जनता तक पहुंचेगा, उद्योगपतियों तक पहुंचेगा, उसकी प्रकृति क्या है। पहले 1991 के पहले की बात कर रहे हैं। तो आइए 1991 के पहले आरबीआई की जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की जो प्रकृति थी वो निगेटिव रिस्ट्रिक्टिविटी थी। अब ये निगेटिव रिस्ट्रिक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? निगेटिव रिस्ट्रिक्टिव, इसको जरा समझते हैं।
निगेटिव रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये हुआ, जैसे कुछ माता पिता बच्चों से कहते हैं ये ना करो वो ना करो, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा उस समय तो माँ बाप के सामने कहता है हाँ ठीक है नहीं करेंगे, बाद में जरूर करता है। और ये तो मनोवैज्ञानिक पहलू भी है कि जो चीज हमें मना किया जाता है, और खासकर बच्चे, मतलब जिनमें परिपक्वता का स्तर कम है, वो क्या करते हैं, वो काम जरूर करते हैं। तो आरबीआई पहले ही क्या क्या करती थी, कहती थी कि ये ना करो वो ना करो, निगेटिव रिस्ट्रिक्टिव टाइप की प्रकृति थी जो क्रेडिट कंट्रोल की थी। तो इसमें क्या क्या चीजें थी। आरबीआई का कहना था कि जो गैर खाद्य क्षेत्र हैं उसमें बैंक जो है, उसमें उन्होंने सीमा निर्धारित कर दिया था, इस सीमा से अधिक लोन नहीं दे सकते हैं। और अगर बड़े उद्योगपतियों को अधिक लोन देना है तो आरबीआई से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आप बड़े उद्योगपतियों को लोन नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए, माँ बाप कहते हैं कि हमेशा पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती करो, जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है उससे दोस्ती करने के पहले मुझे दिखा लेना, पापा कहें कि मुझे दिखा लेना कैसा है, तब जाके दोस्ती करना। तो बच्चा क्या मान जाएगा? वही यहाँ पे भी हुआ। क्या हुआ आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम लाया आरबीआई ने। और इस ये स्कीम क्या थी, अब देखिए ये सब चीजें ठीक से समझिएगा, ये सब आपको मेंस की परीक्षा में लिखते हुए चीजें समझ में आएंगी, इसका महत्व। 1965 से लेकर 1969 तक आरबीआई ने क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम की शुरुआत की। और इसमें कहा गया, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम का मतलब कि अगर आप क्रेडिट देंगे तो पहले आरबीआई की पहले परमिशन लेंगे। मतलब अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा ऋण देते हैं, 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, आज थोड़ा सा 1 करोड़ का महत्व है, आज भी बहुत है लेकिन उतना नहीं है। तो 1970 तक, मतलब 1965 से लेकर 1969 तक आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक किसी को 1 करोड़ से ज्यादा का ऋण देते हैं तो उसके लिए आरबीआई की प्रियर ऑथराइजेशन जरूरी है, पहली स्वीकृति जरूरी है। उसके बिना 1 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते हैं बैंक। देने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी बहुत जरूरी है। और आरबीआई को लगा कि सिर्फ इतना करेंगे तो बड़े उद्योगपतियों को जो लोन जा रहा है उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा कि बड़े उद्योगपतियों को बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा अमाउंट में लोन जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, इससे दो समस्याएं पैदा हो गई। दो समस्याएं क्या हैं, दोनों समस्याएं जरा देखिएगा। वो ये 1970 का दशक है, तो 1970 में ना ईमेल था आपके यहाँ, न कोर बैंकिंग थी। आज ईमेल के जरिए क्या होता है कि आपको किसी को मैसेज देना होता है तो आप तो व्हाट्सएप मैसेज कर लेते हैं, मेल के जरिए मैसेज कर देते हैं। उस समय ना ईमेल था न कोर बैंकिंग था, और जो भी प्रक्रियाएं होती थी वो कागजी होती थी। इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय नष्ट हो जाता था। यानी कि जो सही एंटरप्रेन्योर है, जो अच्छा करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको लोन का अमाउंट मिलने में काफी समय लग जाता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो जो स्टार्टअप खोलना चाहता है, जो कुछ अच्छा करना चाहता है, 1 साल में तो उसका कितना महत्वपूर्ण समय, कितना कीमती समय नष्ट हो गया। और इतना समय नष्ट होने के बाद फिर तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आगे चल के अपने काम को आगे बढ़ाए। एक ये बड़ी समस्या थी, समय का बड़ा नुकसान होता था। और दूसरा, करप्शन तो हर दौर में रहा है। उस समय जो करप्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ का एक काट निकाल लिया, काट ये निकाल लिया कि मान लीजिए मुझे 1 करोड़ से ज्यादा लोन लेना है और मेरे कनेक्शन है, मैं एक उद्योगपति हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने भाई के नाम पर, सिस्टर के नाम पर, मदर के नाम पर, फादर के नाम पर, सबके नाम पर 80-80 लाख रुपए के लोन ले लिया। मतलब ये तो 5-6 करोड़ रुपए का लोन तो मैंने वैसे ही ले लिया। तो क्या हुआ, आरबीआई की, ये आरबीआई का ये जो रिस्ट्रिक्शन था वो फेल हो गया। हमने करप्शन का दूसरा तरीका ढूंढ लिया। तो यानी कि ये जो कदम था ये हो गया हमारा फेल। ये योजना असफल रही। और जब असफल रही तो आरबीआई ने कहा कि अब इस स्कीम की कोई जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम को 1989 में समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1991 के पहले आरबीआई की जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की जो प्रकृति थी, जो प्रकृति क्या थी, निगेटिव रिस्ट्रिक्टिव थी। आरबीआई को महसूस होने लगा कि ये जो निगेटिव रिस्ट्रिक्टिव वाली हमारा जो, हमारी जो आदत है, हमारा जो
काम, ये जो हमारा तरीका गलत है, ये ना करो वो ना करो, तो क्या करें, आप बच्चे ने नया तरीका निकाल लिया, भ्रष्टाचार के दूसरे तरीके लोग इस्तेमाल करने लगे, और इससे क्या हुआ, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो फिर हम उस उद्देश्य की तरफ नहीं बढ़ पाए। और क्यों आरबीआई का जो ये उद्देश्य था निगेटिव रिस्ट्रिक्टिव थी, निगेटिव रिस्ट्रिक्टिव ये इसलिए थी, ये 1991 के पहले की बात हो रही है, उदारीकरण के पहले की बात हो रही है, यानी कि 70 से 80 और 80 से 90 की बात हो रही है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहती थी आरबीआई, और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के क्रम में आरबीआई ने ये सारे तरीके अपनाए थे, लेकिन उस समय जो मुद्रास्फीति का जो वजह था वो सप्लाई साइड की वजह से था, डिमांड की वजह से नहीं था, सप्लाई की वजह से था। और सप्लाई की वजह से क्यों था, कि आपको पता है कि उस समय पाकिस्तान से युद्ध हुए, चाइना से युद्ध हुए भारत के, और जब युद्ध होता है तो देश की इकोनॉमी में बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो युद्ध की वजह से सप्लाई साइड कमजोर हो गई, चीजों की आपूर्ति कम होने लगी। तो आरबीआई का ये जो तरीका था वो इसलिए भी इतनी दिक्कतें थी, इतनी चुनौती सामने आ रही थी, सप्लाई साइड की जो चुनौतियां कम ही नहीं हो रही थी इन चीजों की वजह से, इसलिए सप्लाई साइड पर दबाव था। अब ये तो 1991 के पहले की बात हो गई। अब 1991 के बाद क्या हुआ, जब देश में भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो गया था, आरबीआई ने पिछली गलतियों से सबक लिया और अपनी भाषा को बदल दिया। क्या हो गई भाषा, अब उसने कहा कि जब हम कह रहे हैं ये ना करो वो ना करो, तो लोगों ने तरीके निकाल लिए, शॉर्टकट तरीके निकाल लिए, भ्रष्टाचार के तरीके निकाल लिए चीजों को करने के। और दूसरा, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी इतनी आगे नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी, तो जो जो सही मामले में उद्यमी थे उन तक लोन नहीं पहुंचता था। तो आरबीआई ने अपनी भाषा को बदल दिया और कहा कि इस सेक्टर में कम से कम इतना लोन दो, किसानों को इतना लोन दो, लघु उद्योगों को इतना लोन दो। यानी कि अब भाषा जो है निगेटिव रिस्ट्रिक्टिव नहीं रही है। क्यों नहीं रही, मैंने आपको बता दिया कि लोग उसका दुरुपयोग करते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीका था, आरबीआई ने अपने अप्रोच में बदलाव किया, और यहां से शुरू हुआ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंसेप्ट शुरू हुआ। क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्यों हुआ, और इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। 1950 से 1991 के बीच आरबीआई के लोन का बहुत बड़ा हिस्सा बड़े उद्योगपतियों को मिलने लगा था, जो अभी मैंने लेक्चर के शुरू में बताया, और किसानों और गरीबों को मिलने वाला लोन बहुत कम होता था। ऐसा क्यों होता था, उसको जरा समझिए। परसेंटेज आपने देख लिया, 1951 में जो पूंजीपति हैं उनको 34%, और 1968 में लगभग ये 68%। ऐसा क्यों हुआ कि 1968 के आसपास बड़े उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा मात्रा में लोन मिलने लगा, मतलब उनका एकाधिकार हो गया सरकार के और आरबीआई की लोन पर। उसकी वजह ये थी, सबसे बड़ी वजह थी पंचवर्षीय योजनाएं। जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, और उसका जो समाजवादी पहलू है उसके तहत पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश की विकास में रफ्तार तेजी लाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अमल पर ध्यान देना शुरू किया। और इन पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण था, जिसने इस समस्या को अंजाम दिया, वो ये था कि हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया। हैवी इंडस्ट्रीज इसलिए क्योंकि आपके देश में तो उस समय उद्योग ही नहीं थे, रॉ मटेरियल तो था, लेकिन चीजों को बनाने के लिए हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज या उनके कलपुर्जों की जरूरत थी, इसलिए उन पर जोर दिया गया। और ये जो काम होता था हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितना भी काम था, और उसमें जो जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति थी, ये सारे बड़े उद्योगपति ही किया करते थे। और ये जो कंपनियां थी, ये जो बड़े उद्योगपतियों की कंपनियां थी, वो कच्चे माल के नाम पर बैंकों से बड़ी मात्रा में लोन लिया करती थी, और आपको ये बड़ी समस्या थी। और दूसरा कारण क्या है, डायरेक्टरशिप। ये डायरेक्टरशिप क्या है, पहला तो मैंने बता दिया, पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से उनको बड़ी मात्रा में लोन मिलता था, जिसका मिसयूज किया करते थे लोग। और दूसरा है डायरेक्टरशिप या सूटकेस राज। इसमें क्या होता था,
जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे बैंक क्या थे, प्राइवेट बैंक थे। अभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दौर नहीं शुरू हुआ था। और इन बैंकों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनमें यही उद्योगपति भाई साहब लोग बैठा करते थे, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, यही लोग बैठा करते थे। और एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1963 में करीब 200 ऐसे डोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो 20 बैंकों और 1400 छोटी बड़ी कंपनियों के बोर्ड में मौजूद थे। आप बताइए, सिर्फ 200 लोगों के हाथ में पूरी सत्ता थी। ये 200 लोग ऐसे रसूखदार लोग थे जो 20 बैंकों और 1400 छोटी बड़ी कंपनियों के बोर्ड में मौजूद थे। तो फिर ये क्या करते थे, ये बैंकों पर दबाव डालते थे, और बहुत सारी कंपनियां तो इनके रिश्तेदारों के नाम होती थी, इनके दोस्तों के नाम होती थी, तो उन कंपनियों को लोन दिलाते थे। सब कुछ इन्हीं 200 लोगों तक, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश, और सब कुछ इन्हीं 200 लोगों तक सीमित रह गया। यानी कि जो ये लोन है सिर्फ कुछ उद्योगपतियों तक ही सीमित रह गया। और इसको देखने के बाद सरकार ने राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया। राष्ट्रीयकरण का सहारा में क्या हुआ, उसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी। उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो राष्ट्रीयकरण की शुरुआत क्यों हुई, आपको समझ में आ रहा है ना। यही पृष्ठभूमि है। ये पृष्ठभूमि समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, तभी आपके मेंस की परीक्षा में जो आपकी आंसर राइटिंग होगी उसमें धार होगी। ठीक है, रट के लिखेंगे तो रटे हुए आंसर्स पे तो वैसे भी एग्जाम में नंबर बहुत कम मिलते हैं। और ये जो बैंक थे, जो निजी क्षेत्र के बैंक थे, उनमें बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। तो राष्ट्रीयकरण का फिर दूसरा दौर सरकार ने किया 1980 के दशक में, और उसमें उन्होंने 7 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, तो सरकार को लगा कि सिर्फ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखिए चुनौतियां कैसे कैसे आई। पहले हमने किसी प्रॉब्लम को दूर किया, तो फिर दूसरी, फिर उसमें कुछ और नई चुनौती आ गई। और इसमें क्या चुनौती आई जरा देखिए। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो सरकार ने कहा कि इन बैंकों में मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एक प्रतिनिधि, हमारा एक नुमाइंदा बैठेगा। लेकिन इससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। क्या पूरा नहीं हुआ, कि जिसको लोन लेना था सूटकेस में पैसा लिया, और बंद सूटकेस में कहा कि हम आपको चढ़ावा देते हैं, चढ़ावा लीजिए और हमारा काम करिए। लोन लिया, और फिर ये जो लोन का काम है, पहले तो लाइसेंस राज ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने दिया। दूसरा, सूटकेस राज के जरिए जो भ्रष्टाचार है, इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने दिया। और ये दोनों चुनौतियां हो गई सरकार के लिए, बड़ी चुनौती हो गई। देश चलाना इतना आसान नहीं है किसी भी सरकार के लिए। भले भी कोई दूसरी सरकार आए और पुरानी सरकार की आलोचना करे, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको समझ में आता है कि इतने बड़े देश को, इतना विविध देश जहां इतनी चुनौतियां हैं, उनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो ये दो चुनौतियां आ गई सरकार के लिए, बड़ी चुनौतियां आ गई। क्यों बड़ी चुनौतियां आ गई, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरे ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अब आ गया 1970 का दशक, और देश को खाद्यान्न की जरूरत, बहुत ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत थी। लोगों लोगों को भरपेट भोजन ही नहीं मिलता था। तो हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। जब हरित क्रांति की शुरुआत हो गई तो किसानों को हाई यील्ड वैरायटी बीज की जरूरत पड़ी। ऐसे बीज जिनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा हो। उर्वरकों की जरूरत पड़ी सरकार, किसानों को मशीनों की जरूरत पड़ी। और इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए चाहिए कर्ज, भारी भरकम कर्ज चाहिए। उसके बिना तो ये सब संभव नहीं था। और इस समय गांव में तो सहकारी समितियां ही नहीं बन पाई थी, क्योंकि, और अगर एक कुछ इक्का दुक्का बनी थी तो उनमें क्षमता ही नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों को लोन दे सके। क्योंकि अब तो सारे किसान ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाना चाहते थे। और आप तो कहेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो गया था, लेकिन होने से क्या हुआ, गांव में तो अभी ये खुल ही नहीं पाए थे। अभी तो गांव में खुलने में समय लगने वाला था। आज भी गांव में बैंक नहीं है, आप देखिए, गांव में एटीएम नहीं है। तो उस समय 70 के दशक में तो कितनी बड़ी चुनौती थी। 1968 की बात करें, 1968 में आरबीआई ने पहली बार प्राथमिकता क्षेत्र उधार, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जिक्र किया 1968 में।
और आरबीआई ने क्या कहा इस जिक्र के बाद कि 1985 से जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे उनको एक साल में कुल लोन का 40% हिस्सा 3 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को सेक्टर्स को देना पड़ेगा। प्राथमिकता के 3 क्षेत्र जो उन्होंने डिफाइन किए। तो कौन से 3 क्षेत्र हैं जिनको देना अनिवार्य किया आरबीआई ने? पहला तो एग्रीकल्चर, दूसरा स्मॉल इंडस्ट्रीज और तीसरा एक्सपोर्ट। कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योग और निर्यात, इन 3 क्षेत्रों में आरबीआई ने कहा कि बैंकों को कुल लोन का 40% हिस्सा देना जरूरी है। और 1969 में सरकार ने ऐसे निजी बैंकों को चुना जिसमें जनता का कुल 50 करोड़ रुपया कम से कम जमा था। ठीक है। और ऐसे निजी बैंकों में से कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था सरकार ने? 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उनको नेशनलाइजेशन करके, उनका राष्ट्रीयकरण के उनको पब्लिक सेक्टर बैंक में बदल दिया। और इसका उद्देश्य ये था कि वो गांव में अपनी शाखाएं खोलेंगे, और जब गांव में शाखाएं खोलेंगे तो गरीबों को, किसानों को और जो कमजोर वर्ग के तबके हैं उनको लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा। लेकिन बैंकों में एक डर बना हुआ था। डर ये बना हुआ था कि अगर किसानों और लघु उद्योगों को पैसा देंगे तो वो अगर पैसा वापस नहीं आया तो बैंक तो दिवालिया हो जाएगा। अगर बैंक दिवालिया हो जाएगा तो फिर सरकार का ये जो कदम है इससे हमें क्या फायदा होगा? अगर बैंक दिवालिया हो गया तो हम तो समाज सेवा में ही खत्म हो जाएंगे। ये तो कमर्शियल बैंक थे, इनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, चाहे सरकारी कमर्शियल बैंक है या प्राइवेट कमर्शियल बैंक। तो ये बात जब सरकार के सामने आई तो सरकार ने कहा कि चलिए हम एक और कदम उठाते हैं। और फिर सरकार ने कदम उठाया 1971 में। क्या उठाया? क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन सरकार ने किया। क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि बैंकों को किसानों और लघु उद्योगों को लोन देने के लिए मोटिवेट किया जाए, और अगर लोन का पैसा बैंकों का नहीं मिल पाता है तो वो भरपाई ये करेगी, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी। तो बैंकों का डर काफी हद तक कंट्रोल हुआ इससे इससे कम हुआ। उन्नीस सौ 80 में मिसेस गांधी की जो नेतृत्व वाली सरकार थी उसमें 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए। जैसे आज आप देखते हैं आयुष्मान भारत और भी सरकार की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं देखते हैं, उसमें 1980 के दशक में ऐसे ही 2 प्रमुख कार्यक्रम थे। 20, एक तो 20 सूत्री कार्यक्रम था उनका, और दूसरा उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देश में बड़ी मात्रा में गरीबी थी, बहुत ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। और फिर सरकार ने, इनकी सरकार ने, मिसेस गांधी की सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र में उधार देने के लिए बैंकों से जुड़े हुए कुछ नियम बनाए। तो ये जो सारी कहानी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं इसका इस्तेमाल आप कहां करेंगे? जर्नल स्टडीज पेपर 1 में और निबंध में आप इसका जिक्र करेंगे। एक पैरा हर हाल में लिखेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अभी आगे बताऊंगा, उनको भी आपको डालना है। क्वेश्चन क्या बनता है? आजादी के बाद की भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन अब हिस्ट्री से ना आकर ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट नोट चलिए बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र उधार को परिभाषित करें, तो कैसे परिभाषित करेंगे? जो बच्चे इंग्लिश के हैं उनके लिए मैंने अंग्रेजी में लिखा है, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखेंगे आप? प्रायोरिटी सेक्टर रिफर्स टू दोज सेक्टर्स which the government of India and Reserve Bank of India consider as important for the development of the basic needs of the country. They are assigned priority over other sectors. They are assigned priority over other sectors. The banks are mandated to encourage the growth of
such sectors with adequate and timely credit। एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट की बात हो रही है। अब इसकी हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें अन्य क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाती है। बैंकों को पर्याप्त और समय पर ऋण के साथ ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। अब इसके बारे में दो महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिकता क्षेत्र उधार की जो उत्पत्ति हुई 1966 में हुई और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है। और उन्होंने जब कृषि और छोटे उद्योगों के लिए ऋण बनाने की जरूरत को महसूस किया, उसके बाद 1972 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। यानी कि यहां पे 2 वर्षों की जिक्र हो रही है, 1966 और 1972। 1966 में पहली बार इसका जिक्र किया गया और 1972 में इसको औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। तो इन दोनों वर्षों में क्या अंतर है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, अगर अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे? PSL enables better credit penetration to credit deficient areas, increase lending to small and marginal farmers and weaker sections, boost credit to renewable energy and health infrastructure and allied sectors that need credit boost which is otherwise difficult to avail। यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्रेडिट की कमी वाले क्षेत्रों में बेहतर क्रेडिट पैठ को सक्षम बनाता है, छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण देने में वृद्धि करता है, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ऋण को बढ़ावा देता है क्योंकि इन क्षेत्रों में क्रेडिट बढ़ाने की जरूरत होती है। अब आइए जो अभी हिस्ट्री के बारे में बात किया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं ताकि प्रीलिम्स वाला जो पार्ट है वो कवर होता चले साथ में। जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का उधार देने की शुरुआत 1966 में इसका जिक्र किया गया था क्योंकि तत्कालीन सरकार ने कृषि और लघु उद्योगों के लिए ऋण बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस किया था और 1972 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा को औपचारिक रूप दिया गया था। यानी कि 1966 में जिक्र किया था और 1972 में इसको औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्राथमिकता क्षेत्र के सूत्रीकरण ने भी सरकार को प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी थी। अब आज जो का समय है, आधुनिक समय में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या स्वरूप है, किस रूप में यह हमारे सामने मौजूद है, उसको देखते हैं। पहले देखते हैं कि जो PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम किन बैंकों पर लागू होते हैं और किन बैंकों पर लागू नहीं होते हैं, ये देखना ज्यादा जरूरी है। कौन से बैंकों पर लागू होते हैं और कौन से बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। सभी कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होते हैं। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन पे लागू होंगे। पब्लिक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, इन तीनों को सम्मिलित तौर पर यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। तो इन सभी बैंकों पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम लागू होंगे। इसके अलावा डिफरेंशियल बैंक्स पर भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम लागू होते हैं। ये डिफरेंशियल सेक्टर क्या बोला है, इसको ध्यान से सुनते हैं। डिफरेंशियल सेक्टर्स पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम लागू होते हैं। डिफरेंशियल बैंक्स वो होते हैं जिन पर RBI ऐसे नियम लगाती है कि वो सिर्फ कुछ खास क्षेत्रों में ही काम कर सकते हैं, सभी क्षेत्रों में काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि उन पर डिपॉजिट और लेंडिंग इन दोनों की सीमाएं होती हैं कि वो इस सीमा से ज्यादा उधार नहीं ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीजें डिफरेंशियल बैंक्स में होती हैं।
और डिफरेंशियल बैंक क्या होते हैं? रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक की चर्चा आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे। एयरटेल का पेमेंट बैंक, पेटीएम का पेमेंट बैंक है, ये सब पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक पर पीएसएल के नियम नहीं लागू होते हैं। तो मैंने बताया ना, डिफरेंशियल बैंक के उदाहरण हैं, लेकिन सारे डिफरेंशियल बैंक्स जो सारे डिफरेंशियल बैंक्स पर पीएसएल के नियम लागू नहीं होते हैं। किन पर लागू नहीं होते? पेमेंट बैंक एक तरह का डिफरेंशियल बैंक है, इस पर लागू नहीं होता है। पेमेंट बैंक का मतलब क्या हुआ? आज जब डिजिटल इकोनॉमी की शुरुआत हो गई है ना, तो डिजिटल इकोनॉमी में पेमेंट बैंक की बात की जा रही है। आप उदाहरण मैंने दो बताए अभी आपको। तो डिफरेंशियल बैंक में किन पर लागू होता है? रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इनकी जो प्राथमिकता क्षेत्र उधार की सीमा है 75% है। मतलब ये 75% तक अपने कुल लोन अमाउंट का पैसा वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को दे सकते हैं। किसानों को, गरीबों को, कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में दे सकते हैं। अभी मैंने पेमेंट बैंक की बात की, तो पेमेंट बैंक की परिभाषा भी आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। पेमेंट बैंक क्या है? एक तरह का खास तौर पे बैंक है जिन्हें सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति दी गई है। ये जो पेमेंट बैंक है, ग्राहकों से जमा ले सकते हैं किंतु लोन नहीं दे सकते हैं। और इनको ये डायरेक्शन मिला हुआ है कि ये सिर्फ डिजिटल तरीके से ही संचालित हो सकते हैं। ठीक है, ये तो पेमेंट बैंक की बात हो गई। ये बीच में आया तो मैं सोचा कि चलिए आपसे इस पर बात कर लेते हैं। पेमेंट बैंक के उदाहरण क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो का पेमेंट बैंक है, पेटीएम का पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। ये सारी चीजें क्या है? पेमेंट बैंक के उदाहरण है। और इन पर पीएसएल के नियम लागू नहीं होते हैं। इनके लिए मैंडेटरी नहीं है ये पीएसएल के ऋण देंगे। तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पीएसएल में रखा गया है? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? 8 क्षेत्र हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत बैंकों को ऋण देना अनिवार्य होता है और उसका प्रतिशत भी निर्धारित है। तो इसमें सबसे ज्यादा है कृषि क्षेत्र। इसमें बैंकों को कुल अपनी क्रेडिट का, कुल अपने लोन अमाउंट का 18% देना अनिवार्य होता है। दूसरा है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ये तो दो प्रमुख हो गए। इसके अलावा बाकी जो है वो है आवास, यानी कि हाउसिंग सेक्टर। दूसरा निर्यात ऋण, एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो ऋण दिया जाता है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट कहलाता है। शिक्षा क्षेत्र एक प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें देना अनिवार्य होता है बैंकों को। इसके अलावा सामाजिक बुनियादी ढांचा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा देना अनिवार्य होता है। रिन्यूएबल एनर्जी में बैंकों को देना अनिवार्य होता है। इसके अलावा कुछ अदर्स सेक्टर्स भी डिफाइन किए गए हैं। तो ये 8 सेक्टर हैं। ये 6 हो गए और 2 यहां मैंने बता दिया आपको। पीएसएल के नियम किन वित्तीय संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं? ये सब प्रीलिम्स में बहुत आते हैं आपकी परीक्षा में। तो किन पर लागू नहीं होते हैं पीएसएल के नियम? ये देखिए, कोऑपरेटिव बैंक पर लागू नहीं होते हैं। दूसरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एनबीएफआई पर लागू नहीं होते हैं पीएसएल के नियम। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी कि एनबीएफआई के उदाहरण क्या है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एग्जिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, ये सब एनबीएफआई के उदाहरण हैं। इसके अलावा जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और भी एनबीएफआई के उदाहरण हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है? इनकी परिभाषा देख लीजिए। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंक नहीं होती हैं, बैंक नहीं होने के बाद भी वो जमा राशि स्वीकार करती हैं और बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती हैं। ठीक है, बैंक नहीं है फिर भी बैंक जैसा काम कर रही हैं, तो उनको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी।
क्या मुद्रा बैंक पर पीएसएल के नियम लागू होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नियम मुद्रा बैंक पर लागू होता है? बताइए। नहीं लागू होता है। क्यों नहीं लागू होता है? जो मुद्रा बैंक है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसलिए आरबीआई का जो मैंडेटरी पीएसएल वाला नियम है, कानून है, ये इन बैंकों पर लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आइए लगे हाथ ये सेक्टर्स देख लेते हैं। बैंकों के दो प्रकार हो गए, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक को कितना मिलता है? पब्लिक बैंक कितना देगा? 40% देगा पीएसएल को। जो 8 पीएसएल क्षेत्र हैं उनको 40% देना मैंडेटरी है। प्राइवेट सेक्टर कितना देगा? ये भी 40% देगा, इसके लिए मैंडेटरी है। जो विदेशी बैंक है इनको भी 40% है, ठीक है। लेकिन जिस बैंक की 20 से कम शाखाएं हैं, जिस विदेशी बैंक की भारत में 20 से कम शाखाएं हैं, उनको छूट दी गई है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशियल बैंक्स की बात कर लें, जो अभी मैंने पहले जिक्र किया। डिफरेंशियल बैंक्स में रीजनल रूरल बैंक को 75% देना पड़ता है, लोकल एरिया बैंक को 40% देना पड़ता है, स्मॉल एरिया बैंक को 75% देना पड़ता है, और पेमेंट बैंक को नहीं देना पड़ता है। इस पे नियम लागू नहीं होता है। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उन पर पीएसएल के नियम लागू नहीं होते हैं। वो देंगे कृषि क्षेत्र में, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उन पर आरबीआई सख्ती दिखाए, सख्ती नहीं दिखा सकती है। सख्ती इन लोगों पर दिखेगा, ये लोग 40% इन लोगों के लिए जरूरी है। जो आरआरबी है उनके लिए 75%, और स्मॉल एरिया बैंक उनके लिए 75%। ये सारे परसेंट याद होने बहुत जरूरी है, आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब पीएसएल टारगेट क्या है, किस क्षेत्र को कितना देना है, इसको देखते हैं। पीएसएल टारगेट तो बात करते हैं। जो कमजोर वर्ग हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनको 10% देना जरूरी है। जो समाज के कमजोर तबके हैं, वंचित तबके हैं, उनके लिए जो लोन का टारगेट है 10% अनिवार्य है बैंकों के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, उनके लिए 10%। कृषि और संबंधित गतिविधियां, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए 10%, और मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए 8%। तो ये दोनों मिला के 18% पे आते हैं, तो इन दोनों को थोड़ा अलग अलग कर दिया गया है। ये जो मार्जिनल फार्मर वाला क्लॉज है, इसको लाया गया था अप्रैल 2016 में, याद रखिएगा। और पहले एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को 18% दिया गया, लेकिन ये ब्रॉड कैटेगरी हो गई थी 18% की, और ब्रॉड कैटेगरी की वजह से छोटे किसानों को कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। तो 2021 में पीएसएल लोन फ्रॉम हिज कैटेगरी विल आल्सो बी यूज्ड टू फंड सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट्स फॉर एग्रीकल्चर पंप्स। यानी कि 2021 से क्या हुआ, अगर किसान सोलर पावर प्लांट इस्तेमाल करना चाहता है, एग्रीकल्चर पंपिंग के लिए सोलर वाटर पंपिंग का इस्तेमाल होता है ना, आजकल बड़े पैमाने पर हो रहा है गांव में सोलर वाटर पंपिंग का इस्तेमाल। बिजली नहीं आती है गांव में तो किसानों को दिक्कत होती थी, तो उन्होंने सोलर वाटर पंपिंग लगाना शुरू किया, और उसके लिए बैंकों से कर्ज मिलता है। वो जो कर्ज मिलता है पीएसएल के तहत दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसान भाई कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाना चाहते हैं, तो वो भी इसी 8% के दायरे में आएगा। तो 8% के दायरे में क्या क्या आएगा ये आप देख लीजिए। इसके अलावा माइक्रो इंटरप्राइज, जो खादी विलेज इंडस्ट्री हैं, जो खादी गांव वाले उद्योग हैं, उनको पीएसएल का 7.5% का कोटा निर्धारित किया गया है। इतना लोन जो है बैंकों को इस क्षेत्र में देना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं अदर्स, उनको 4.5% देना पड़ेगा। अब अदर्स में कौन है? अदर्स में जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बच जाते हैं वो इस सेक्टर में रखे गए हैं। अफोर्डिंग हाउसिंग लोन टू बेनिफिशियरी अंडर पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ऋण दिया जा रहा है। जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, वर्मी कोस्ट कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, सीड प्रोडक्शन, ये सब अदर पीएसएल कैटेगरीज में आते हैं। जो विद्यार्थियों को लोन दिया जा रहा है लगभग 10 लाख तक, वो भी बैंकों के लिए अदर्स कैटेगरी में है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब अदर पीएसएल कैटेगरीज में आते हैं। तो इस तरह जो टोटल परसेंट है ये मिलके होता है 40%।
अब हम यहां पर आपसे बात किया हमने कि कमजोर वर्गों को 10% ऋण देना जरूरी है बैंकों के लिए। तो कमजोर वर्गों में क्या है? एक तो आपने यहां पे देखा कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए 8% की कैटेगरी है। इसके अलावा वीकर सेक्शन में अगर कुछ फार्मर्स बच जाते हैं तो ये वीकर सेक्शन में भी आएंगे। छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, जहां व्यक्तिगत ऋण सीमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, यानी कि 1 लाख रुपए से जो कम कर्ज जो देगी बैंक, इन लोगों को, कारीगरों को, बुनकरों को, ग्रामीण लोगों को। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और हाथ से मैला ढोने वाले लोगों का जो रिहैबिलिटेशन है, उनके जो स्वरोजगार के लिए जो बैंक ऋण देती है, वो सब कमजोर वर्गों के तहत देगी। जो कमजोर वर्ग वाला कैटेगरी है, जो वीकर सेक्शन वाला कैटेगरी है, उसके तहत बैंक ऋण देगा। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, संकटग्रस्त किसान, ऐसे किसान जो साहूकारों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए भी कमजोर वर्ग के तहत बैंक ऋण देगा। अगर वो जाके बैंक को कन्विंस कर लेता है किसान कि हम साहूकारों के कर्ज में फंस चुके हैं, हमको उसको बाहर निकलना है, तो फिर उनको ऋण दिया जाएगा कमजोर वर्ग वाले सेक्शन के तहत। इसके अलावा कोई ऐसा डिस्ट्रेस्ड व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो बहुत परेशान है, बहुत गरीब तबके से है और उसकी ऋण राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो वो भी कमजोर वर्ग के तहत आएगा। कोई भी महिला बेनिफिशियरी जिसकी उधार, जो जिसको 1 लाख रुपए से कम का उधार उधार चाहिए, वो भी इस कैटेगरी में आएगा, कमजोर वर्ग की कैटेगरी में। जो दिव्यांग लोग हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय समय समय पर कुछ सीमा निर्धारित करती है जनधन खाता धारकों के लिए। अगर किसी का जनधन खाता है तो वो 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकता है, मतलब 5,000 रुपए तक का कर्ज ले सकता है, और ये सीमा भी बदलती रहती है। तो ये इनको जो भी कर्ज दिया जाएगा वो भी बैंक कमजोर वर्ग या वीकर सेक्शन के तहत देगा। तो इसमें दो क्वेश्चन है, आजादी के बाद की भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। अगर हम पेपर 1 या निबंध में क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की चर्चा करेंगे, उसके प्रमुख बिंदुओं पर लिखेंगे। क्या होगा अगर बैंक अपने पीएसएल टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं? ये कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी भारतीय कमर्शियल बैंक या विदेशी बैंक जिसकी 20 से अधिक शाखाएं हैं, मैं उसको उदाहरण से समझा रहा हूं। मान लीजिए उसका पीएसएल टारगेट 100 करोड़ रुपए है, लेकिन बैंक ने सिर्फ 60 करोड़ रुपए ही प्रायोरिटी सेक्टर पे खर्च किए। ठीक है, तो फिर 40 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको वो क्या करेगा? फिर वो 40 करोड़ रुपए की राशि जमा करेगा अपना नाबार्ड का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और ये पैसा जो है नाबार्ड क्या करेगा? राज्य सरकारों को लोन के रूप में देगा, और इसके बाद राज्य सरकारें उस धन पर ब्याज और मूलधन नाबार्ड को वापस करेंगी, और नाबार्ड यही पैसा उस बैंक को वापस करेगा। तो ये होता है अगर आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होगी? अब ये कोई दंड नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है बड़ा, लेकिन अब क्या होता है, नाबार्ड से उस बैंक तक पैसा आने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। 20 से 30 साल, तो ये कितना बड़ा दंड है बैंकों के लिए, अपने आप में बहुत बड़ा दंड है। बैंक तो चाहते हैं कि उनका पैसा तुरंत मिल जाए। तो ये जो इतनी बड़ी असुविधा उनको का सामना करना पड़ता है, सरकार ने कहा कि अगर आप वहां नहीं देंगे तो आपको फिर नाबार्ड में जाके देना पड़ेगा। तो फिर वो पैसा आएगा 25-30 साल में, तब तक तो कितने कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे वहां से। तो यही दबाव डालती है आरबीआई उनके ऊपर, ताकि उनको संदेश मिले कि अगर बैंक किसानों को खेती के लिए, छात्र को पढ़ाई के लिए पैसा अगर दे देता तो 4-5 साल के भीतर ये पैसा वापस आ जाता। तो बैंक कहते हैं अच्छा भैया, अच्छा जरूरी है कि कैंप लगाइए गांव में, और जो बेनिफिशियरी है उनको डिफाइन करिए, देखिए, और उनको पैसे दीजिए। वो विदेशी बैंक जिसकी 20 से कम शाखाएं हैं, अगर उनका टारगेट पूरा नहीं होता है तो उनको क्या करना पड़ता है? जिनकी 20 से कम शाखाएं, याद रखिएगा ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर वो पीएसएल के टारगेट नहीं पूरे करते हैं तो वो सिडबी में पैसा जमा करेंगे। जैसा वो लोग पिछले वो लोग नाबार्ड में देते थे, इनको सिडबी में देना पड़ेगा या एसईडीएफ में देना पड़ेगा। एसईडीएफ का मतलब स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड में देना पड़ेगा। और इसके बाद यहां से पैसा जाता है जो बीमार और कंपनियां होती हैं, मतलब जो कंपनियां बहुत बुरी हालत में हैं, छोटी छोटी कंपनियां, जो छोटे उद्योग हैं। एक और स्थिति की बात करते हैं
एक और स्थिति की कल्पना करते हैं, अगर किसी बैंक की शाखाएं दूर दराज के गांव में नहीं है, तो वो अगर गांव में नहीं है, हमारे देश में इतना बड़ा देश है, गांव का देश है, और दूर दराज के इलाकों में तक पहुंचना सभी बैंकों के लिए संभव नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा नेटवर्क चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का ऋण देने का जो उनका टारगेट है, जो सीमा है 10% वाला, वो कैसे पूरा करेंगे। तो अगर ये पूरा नहीं होता है तो फिर उनको RIDF में पैसा जमा करना पड़ेगा, और फिर उनका पैसा फंस जाएगा 25-30 साल के लिए। ये समस्या आती है प्राइवेट बैंकों के सामने, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ढेर सारी जो प्राइवेट बैंक हैं, उनकी शाखाएं गांव के दूर दराज इलाकों में नहीं होती हैं, सरकारी बैंकों की होती है, क्योंकि सरकार उनको मदद करती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाया गया है, और ये बीच का रास्ता इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये है प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। 2016 से लाया गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। इसको उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए HDFC बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है, ये हर साल 100 करोड़ रुपए की राशि लोन के रूप में देते हैं, PSL के रूप में नहीं, 100 करोड़ की राशि इनकी कुल लोन है, कुल लोन की राशि इनकी 100 करोड़ रुपए है। तो इनका PSL कोटा कितना हो गया, 18 करोड़ हो गया। दोनों का जो PSL कोटा हो गया, मैं किसान कृषि क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 18 करोड़ हो गया। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने PSL में साल में 20 करोड़ रुपए लोन दे दिए, मतलब अपने कोटा से 2 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए। और PNB क्या है, एक सरकारी बैंक है। तो अगर सरकारी बैंक है तो क्या है, गांव में और दूर दराज इलाकों में इसकी शाखाएं हैं। तो जब इसकी शाखाएं हैं तो आसानी से गांव में लोन डिस्पर्स कर देगी। लेकिन HDFC तो प्राइवेट बैंक है, गांव और दूर दराज इलाकों में इसकी शाखाएं नहीं है। इसके सामने चुनौती आई और इसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, और माना कि ये सिर्फ 16 करोड़ ही दे पाई, माना। यानी कि अब इसके पास 2 करोड़ का टारगेट इसका बचा हुआ है। तो ये 2 करोड़ का टारगेट कैसे पूरा करेगी, ये पूरा करेगी 2 करोड़ रुपए का सर्टिफिकेट खरीदेगी पंजाब नेशनल बैंक से, और इसी सर्टिफिकेट को बोलेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। और बदले में पंजाब नेशनल बैंक को इस सर्टिफिकेट का ब्याज मिलेगा, मतलब PNB को भी फायदा हो रहा है, HDFC को भी फायदा हो रहा है। HDFC का अपना टारगेट पूरा हो रहा है, और PNB को क्या हो रहा है, इस सर्टिफिकेट का ब्याज मिल रहा है। तो दोनों को फायदा हो रहा है। ये प्रक्रिया कैसे होती है इसको जरा देखते हैं। ये प्रक्रिया होती है RBI का कुबेर प्लेटफॉर्म के तहत संचालित होती है। जैसे मान लीजिए ये ठीक ऐसे ही है कि हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए मिंत्रा से कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो हम गए मिंत्रा से, ऑनलाइन गए और खरीद लिए। तो वैसे RBI का जो कुबेर प्लेटफॉर्म है, एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और सभी बैंकों के अकाउंट है। किसी का 2 करोड़ का शॉर्टफॉल हुआ तो जाएगा और ऑनलाइन वो सर्टिफिकेट खरीद लेगा। सिंपल था, साधारण सा तरीका है। तो और इस तरह RBI जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट में मदद करती है। ये सर्टिफिकेट कितने, ये 4 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, PSL एग्रीकल्चर, मतलब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट है। PSL स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का कैटेगरी है। माइक्रो इंटरप्राइजेस का एक सर्टिफिकेट कैटेगरी है, PSL माइक्रो इंटरप्राइजेस, और एक कुल मिला के है PSL ओवरऑल। तो ये 4 सर्टिफिकेट होते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट की खरीद और बिक्री है उसमें 4 तरह के बैंक शामिल हो सकते हैं, सिर्फ 4 तरह के बैंक। याद रखना है कौन से 4 तरह के बैंक हैं, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिसका 75% का टारगेट है PSL का, स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका भी 75% का टारगेट है, और लोकल एरिया बैंक। ठीक है, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग को क्रेडिट राशनिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्रेडिट राशनिंग, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोप के देश, खासतौर पर इंग्लैंड और ब्रिटेन ने तय किया था कि उसके जितने भी नागरिक हैं उसको हर साल कम से कम इतना न्यूनतम राशन मिलेगा। तो उसी का आधार पर हम कहते हैं कि जो समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जरूरतमंद वर्ग है, उसको कम से कम इतना लोन मिलेगा ही। तो वो जो न्यूनतम सीमा है लोन की ना,
राशन की तरह है, न्यूनतम राशन की तरह है। तो इसी न्यूनतम लोन की सीमा के हिसाब से जो अर्थशास्त्री लोग हैं, कई बार आप न्यूज़पेपर में क्रेडिट राशनिंग का भी जिक्र सुनते हैं, वो वही कुछ नहीं बल्कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की ही बात की जा रही है। अब इसके तहत एक और छोटा सा कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। वो कंसेप्ट है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन का मतलब होता है छूट देना, कम करना। तो क्या कम की जा रही है? मान लीजिए जो ग्राहक है, जो लोन का पैसा बैंक को वापस लौटा रहा है, कुछ हिस्सा सरकार भुगतान करने लगे, तो क्या होगा? वो जो वंचित तबका है, वंचित व्यक्ति है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का व्यक्ति है, उसको लोन की बोझ से मुक्ति मिलेगी। तो इससे क्या होता है, जो किसान है और कमजोर वर्ग है, उनको कर्ज के बोझ से राहत मिलती है। ठीक है, इसको जरा ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई क्रॉप लोन है, 3 लाख का लोन है, और उसके लिए 7% ब्याज निर्धारित किया गया है, 7% ब्याज निर्धारित किया गया है। और सरकार ने कह दिया कि इंटरेस्ट सबवेंशन 2% मिलेगा। और अगर वो किसान रेगुलर रीपेमेंट करता है तो 1% का और छूट मिलेगा। तो कितना छूट हो गया? 7% टोटल लोन का इंटरेस्ट रेट है, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत मिल गया। और जब वो रेगुलर तरीके से पेमेंट करता है तो 1% का एक और मिल गया, मतलब 3% कम हो गया। तो कुल मिला के उसको सिर्फ 4% की दर से इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ये इंटरेस्ट सबवेंशन का केस आपने डिमोनेटाइजेशन के समय भी देखा होगा, कि जब डिमोनेटाइजेशन का समय चल रहा था, तो उस समय सरकार ने क्या कहा कि जो लोग आवास ऋण जिनके पास है, होम लोन है, उन पर सरकार ने कुछ सबवेंशन दिया। और कुछ कुछ बैंकों ने थोड़ा सा छूट दे दिया कि आप 2 महीने तक नहीं देंगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगी। वो भी क्या है, वो भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का ही पार्ट है, वो सारी चीजें। इस योजना के तहत जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, अभी जो सरकार बात कर रही है, वो कह रही है कि 3 लाख रुपए तक की अल्पावधि कृषि ऋण पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन और कृषि और अन्य गतिविधियों में लगे किसानों को 7% प्रतिवर्ष की दर से उपलब्ध है। और अगर समय पर भुगतान होता है तो 7 का 3% हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें सबवेंशन मिल जाता है। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की बात की गई है, जो पीएसएल के तहत हैं, उनकी परिभाषा क्या है? किनको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कहा गया है? उसको जरा देखिए, उसकी डिफिनीशन। फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 1 हेक्टेयर कम अंडर द मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। मतलब जिसका जोत 1 हेक्टेयर तक है, उसको हम मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में रखेंगे। एंड फार्मर्स विद लैंड होल्डिंग ऑफ मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर आर कंसीडर स्मॉल फार्मर्स। और स्मॉल फार्मर्स किसको कहेंगे? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच वाली जो कहानी होगी। और इसी कैटेगरी में इनको भी रखते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो कृषि मजदूर हैं, जो टीनेंट फार्मर्स हैं, ओरल लेसेस और शेयर क्रॉपर्स। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। 1 हेक्टेयर तक जोत वाले किसान सीमांत किसान कहलाते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर तक के बीच वाले छोटे किसान मानते हैं। और इस कैटेगरी में, जो पीएसएल वाली जो कैटेगरी है, उसमें ये लोग भी आते हैं: भूमिहीन खेतीहर मजदूर, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार। गांव में बटाई वाला एक कल्चर चलता है ना, तो भी इनको इस कैटेगरी में बैंक लोन दे सकते हैं, पीएसएल कैटेगरी के तहत। रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है, जो 8 क्षेत्र है ना, उसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी भी है। उसमें क्या है? लोन्स अप टू 30 करोड़ टू बोरोअर्स फॉर पर्पस सच एज सोलर बेस्ड पावर जनरेशन, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, विंड मिल्स और माइक्रो हाइडल प्लांट्स। ये जो छोटे छोटे पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए बैंक 30 करोड़ तक का लोन दे सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी वाले, जो उनका खाता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्शन है, उतना उसी में से 30 करोड़ देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो जरूरतें हैं, गांव में अगर इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना हो, तो वो सब भी जो इनका जो कोटा है, रिन्यूएबल एनर्जी वाला कोटा, उससे बैंक पीएसएल वाला अपना टारगेट पूरा कर सकती है।
और रिन्यूएबल एनर्जी, मान लीजिए कोई अपने घर पे सोलर पैनल लगाना चाहता है, सोलर छत लगाना चाहता है, तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 10 लाख रुपए। एक स्मार्ट सा क्वेश्चन आपका बहुत यहां बन सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी के तहत कितनी लोन की सीमा आपको मिल सकता है पीएसएल के तहत। तो वो 10 लाख की सीमा है। अभी कुछ दिनों पहले एक रिवाइज्ड गाइडलाइन आई है। वो किन दो विशेषज्ञों के नाम पर गाइडलाइन आई है, उनके नाम आप नोट करिए। पहला है यूके सिन्हा, एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने मदद की है, इनका पैनल बना है। ये पैनल बना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इस पे इन्होंने सिफारिशें दी हैं आरबीआई को। और दूसरा है एम के जैन, एक अर्थशास्त्री हैं, इनकी अध्यक्षता में ग्रुप है जिन्होंने एग्रीकल्चर क्रेडिट पर अपनी सिफारिशें दी हैं। तो दो नाम आपको यहां पे याद रखना है, एक तो यूके सिन्हा समिति और दूसरा एम के जैन समिति। यूके सिन्हा समिति ने एमएसएमईज पर अपने सुझाव दिए हैं आरबीआई को, और एम के जैन समिति ने एग्रीकल्चर क्रेडिट पर अपने सुझाव दिए हैं पीएसएल गाइडलाइंस में सुधार के लिए। तो इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनमें से जो जो महत्वपूर्ण है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें कहा गया है कि जो स्टार्टअप्स है, आप कुल मिला के उनको 50 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं अपने पीएसएल टारगेट में से। इसके अलावा फार्मर्स को सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए भी पैसे दे सकते हैं। और आजकल ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स की आए हैं मार्केट में, तो उनके लिए भी आप पीएसएल में आप जरूरी बदलाव करके आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसान भाई कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स सीबीजी लगाना चाहते हैं, वहां पहले तो बायोगैस प्लांट्स की बात होगी थी, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की बात हो गई है, तो इसमें भी अगर बैंक लोन देना चाहें तो पीएसएल में उनकी जो कैटेगरी है, निर्धारित कैटेगरी, उसके तहत लोन देंगे।